अच्छा, अब रिएक्शन नंबर 6 है। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होती है। ड्यूरिंग रिएक्शन 6 ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 3 फॉस्फेट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन। इसमें ग्लूकोज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलेशन होती है। तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होती है ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट में। तो ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है इसके साथ एक NAD पॉजिटिव दिखाया गया है। ये NAD पॉजिटिव का मतलब ये है कि NAD जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिखाया गया है। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ अटैच होता है और ग्लिसरेट की कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये बनाते हैं ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट और ये NAD जो है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये जब ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होती है। तो उस हाइड्रोजन को कैच करने के लिए यहाँ पे NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये NAD फिर रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम NADH कहते हैं। सही है जी। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में ये फिनोमेना होता है कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में एक तो ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि इसमें का हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हुआ है, सही है जी। और वो हाइड्रोजन NAD ने पिक किया है तो वो कन्वर्ट हुआ है NADH में। और जो इसमें फास्फोरिलेशन हुई है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ है जिसके वजह से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरेट 1,3 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, सही है जी। अब है रिएक्शन नंबर 7। इसमें फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर होती है। इन दिस रिएक्शन ATP इज सिंथेसाइज। इसमें ATP की प्रोडक्शन होती है। सही जी, हमने पहले बताया दिया था कि जो रिएक्शन नंबर 1 से लेके रिएक्शन नंबर 5 तक जो स्टेप्स होती है इसमें एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें हम एनर्जी यूज़ करते हैं और जो रिएक्शन नंबर 6 से लेके रिएक्शन नंबर 10 है इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इसमें जो रिएक्शन नंबर 7 है यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन ATP इन सिंथेसाइज एज फास्फोग्लिसरेट काइनेज। जहाँ पे भी काइनेज एंजाइम यूज़ होता है तो वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या एनर्जी की यूजेज होती है। सही है जी। तो इन दिस रिएक्शन ATP synthesizes phosphoglycerate kinase catalyzes the transfer of the high energy phosphoryl group of the glycerate 1,3 bisphosphate to ADP। इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप लोग देख लें कि जो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट है इसके साथ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप होता है और ये हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप जो है इसके ज़रिए ही ATP की प्रोडक्शन होती है। तो जैसे ही ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट जो है ये फास्फोग्लिसरेट एंजाइम इस पे एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो ये अपना एक फॉस्फेट जो है वो ADP को दे देता है। तो ADP को जब एक फॉस्फेट मिल जाता है तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है ये ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट जो है तो 1 नंबर कार्बन से एक फॉस्फेट इस ADP के साथ अटैच हुआ है तो वो ATP उसने ATP बना दिया है और ये ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट जो है ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो सही है जी। तो 7 नंबर स्टेप में एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जो 7 नंबर रिएक्शन में एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं क्योंकि जो एक सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस में ये ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस का एक सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज़ का एक सबस्ट्रेट है जिसमें ये कन्वर्ट होता है और इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस में उसका एक सबस्ट्रेट
को यूज़ करके हम एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सही है जी। इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट विद अ हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल। जो ग्लिसरेट 1,3 फॉस्फेट है, इसके साथ हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल फॉस्फोराइल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। सही है जी। अब यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट है, तो ये 2 इन नंबर होते हैं। मतलब ये है कि एक ग्लूकोज से तो 2 एटीपी बनते हैं वहाँ पे। हमने ये बता दिया था पहले स्टेप्स में कि जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, एक तो पहले से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मौजूद था, और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज़ होके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो जब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से एक एटीपी बनता है, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 एटीपी बनेंगे। तो यहाँ पे 2 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट यूज़ होता है। Because of the 2 molecules of the glycerate 1,3 bisphosphate are formed for every glucose molecule. This reaction produce 2 ATP molecule, and the investment of the phosphate bond energy is recovered. सही है जी। तो जो पहले से 2 एटीपी हम यूज़ करते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पे रिएक्शन नंबर 7 में वो इक्वलाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये इक्वलाइज़ हो जाता है। एटीपी सिंथेसिस इज़ लेटर इन द पाथवे रिप्रेजेंट अ नेट गेन, और इससे आगे जो स्टेप है, इसमें जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है, तो उसे हम नेट गेन कहते हैं। अब रिएक्शन नंबर 8 है, तो इसमें क्या होता है कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट इन टी फास्फो इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट। इसमें 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है, ये 2 फास्फोग्लिसरेट में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि 3 फास्फोग्लिसरेट के साथ कोई भी इस तरह हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप नहीं होता जो कि हमारे लिए एटीपी की प्रोडक्शन करे। तो ये 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। मिनिमम जो एटीपी के लिए उसकी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो -30.5 किलो जूल पर मोल होती है। सही है जी। और जो 3 ग्लिसरेट जो हैं, इसकी जो फास्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप है, मतलब ये है कि इसकी जो एटीपी के प्रोडक्शन की जो पोटेंसी है, वो 12.6 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है, और एटीपी के लिए 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है, इसके साथ लो फास्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप होता है। सही है जी। तो ये 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ 61.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इनफ होता है। तो ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है, ये 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज़। तो ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज़ एंजाइम जो है, ये इस 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि फिर उसके साथ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप होता है, जो कि आगे स्टेप में हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। इसमें आप लोग देख लें कि ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है, ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज़ के ज़रिए एक इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज़ के ज़रिए फर्दर ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। सही है जी। अब 9 नंबर स्टेप है, तो इसमें क्या होता है कि जो अब हमारे पास जो 2 फास्फोग्लिसरेट बन चुका है, तो इसकी डिहाइड्रेशन होती है। सही है जी। तो इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम एनोलेज कहते हैं। तो ये 2 फास्फोग्लिसरेट जो है, ये डिहाइड्रेशन इसकी होती है विद द हेल्प ऑफ एनोलेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट होती है फास्फोएनोल पायरुवेट में।
तो इस फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि आगे स्टेप में एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। सही है जी। तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट हैज़ अ हाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल then does the glycerate 2-phosphate because it contain an enol phosphate group instead of a simple phosphate ester। तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि इसके जो ग्लिसरीन 2-फॉस्फेट है, इसके साथ क्या होता है, कंटेन इन एनोल फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ एनोल फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए था, बजाय कि इसके साथ फॉस्फेट ईस्टर ग्रुप हो। सही है जी। तो ये इसलिए फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसके पास हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप होता है, जो कि अगले स्टेप में एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट इसकी डिहाइड्रेशन होकर विद द हेल्प ऑफ एनोलियस एंजाइम ये कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, और इसमें बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप की आइसोमेरिज्म होती है, और इसकी इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, टाटोमराइजेशन कहते हैं। मतलब ये है कि जब इंटर कन्वर्जन ऑफ कीटो एन एनोल फॉर्म होती है, जब कीटो ग्रुप एनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इसको हम टाटोमर्स कहते हैं एक दूसरे की, और इस प्रोसेस को हम टाटोमराइजेशन कहते हैं। सही है जी। ये रिएक्शन नंबर 9 है। ग्लिसरेट 2-फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एनोलियस एंजाइम, और इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है क्योंकि ये एक डिहाइड्रेशन स्टेप है, तो इसमें वाटर की प्रोडक्शन हुई है। अब 10 नंबर स्टेप है। तो ये जो 10 नंबर स्टेप है इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ पायरुवेट होता है। ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे आप लोग डायग्रामेटिकली देख लें कि ये फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है, क्योंकि इसके पास हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप होता है, वो हाई फॉस्फोराइल ट्रांसफर ग्रुप एडीपी के साथ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच होकर एटीपी की प्रोडक्शन करता है। सही है जी। और ये फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। सही है जी। यहाँ पे पायरुवेट के जो टाटोमर्स दिखाए गए हैं, जिसको मैंने अभी आपको वहाँ पे बता दिया कि टाटोमराइजेशन होता है। तो ये पायरुवेट एक एनोल फॉर्म में होता है और एक कीटो फॉर्म में होते हैं। ये एक दूसरे के टाटोमर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टाटोमराइजेशन। अब ग्लाइकोलिसिस की जो ओवरऑल रिएक्शन है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो ओवरऑल रिएक्शन है ये किस तरह होता है, तो 2 ATP ऐड फॉस्फेट टू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फास्फेट। जो इनिशियल में ग्लाइकोलिसिस की इनिशिएशन होती है, तो वहाँ पे 2 ATP की एडिशन होती है। सही है जी। और जो मेनली पूरे ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शन नंबर 6 से रिएक्शन नंबर 10 तक एनर्जी की प्रोडक्शन वाली स्टेप्स होती है। तो इसमें एक रिएक्शन नंबर 7 में 2 ATP की प्रोडक्शन होती है, और एक रिएक्शन नंबर 10 में 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। तो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP की प्रोडक्शन होती है और 2 ATP की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये नेट गेन जो है हमारे पास पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि एक तो 2 ATP ऑलरेडी यूज़ होते हैं, और वो 2 ATP उसको इक्वलाइज करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं, और 2 ATP की नेट गेन होती है। सही है जी। तो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ 2 ADP है, +2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, +2 NAD है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलिसिस होती है, तो एक हमारे पास 2 पायरुवेट बनते हैं, U2C3H3O3 नेगेटिव। ये पायरुवेट है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है इसमें, और 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। बेसिकली 4 ATP की प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो 2 ATP इनिशियल स्टेप में इससे यूज़ हो जाते हैं। सही है जी। और 2 NADH की प्रोडक्शन होती है, +4 हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होती है। तो ये ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होती है। अब रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस किस तरह होता है, ग्लाइकोलिसिस को हम किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस 3 स्टेप से रेगुलेट हो सकता है। एक हेक्सोकाइनेज से, एक फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 से, और एक पायरुवेट काइनेज से। जो हेक्सोकाइनेज फर्स्ट नंबर जो स्टेप होता है, और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है एक ये स्टेप होता है, एक पायरुवेट काइनेज जो 10 नंबर स्टेप होता है।
तो ये किस तरह होता है कि हेक्सोकाइनेज इनहिबिट बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब सेल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइड से अटैच होके इस हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर लेता है। तो फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, क्योंकि ये हेक्सोकाइनेज जो है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करता है। अब अगर हेक्सोकाइनेज इनहिबिट है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, तो ये एक रेगुलेटरी स्टेप है। सही है जी। अब पासफोप्रक्टोकाइनेज जो है, ये पासफोप्रक्टोकाइनेज जो है, ये एलिस्टेरिकली एंजाइम होता है और ये इनहिबिटेड होता है बाय हाई लेवल ऑफ एटीपी। जब एटीपी की प्रोडक्शन सेल में इंक्रीज होता है तो ये पासफोप्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है ये इनहिबिट होता है और फर्दर ग्लाइकोलिसिस को ये प्रोसीड नहीं करता। इनएक्टिवेटेड बाय हाई लेवल ऑफ एडीपी एंड एएमपी। जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होती है। जैसे ही सेल में एडीपी और एएमपी की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो फास्फोपेप्टोकाइनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा अपरेगुलेट होता है और ये फर्दर जो है ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करता है। और ये जो इनहिबिट होता है तो हाई लेवल ऑफ एटीपी से ये इनहिबिट होता है। एक होता है पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज जो है ये एलोस्टेरिकली एंजाइम होता है और ये एक्टिवेटेड होता है एएमपी से और F16 डाइफॉस्फेट से, यानी इनहिबिटेड बाय हाई लेवल ऑफ एटीपी और एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये इसके इनहिबिटर्स और इनिशिएशन जो इसके इंड्यूसर होते हैं। तो ये इसकी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इंड्यूसर इसके अलग होते हैं और इनहिबिटर इसके अलग होते हैं। तो इस एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए इसकी इनहिबिटर्स अगर इंक्रीज होंगे तो ये एंजाइम इनहिबिट होगी और ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट होगा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ये इस एंजाइम को इंड्यूस करने के लिए जो मीडिएटर्स है वो इंड्यूसर जब ज़्यादा अपरेगुलेट होगी तो ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिवेट होगी और ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा। सही है जी। तो ये फर्दर इसके जो और मैंने आपको बता दिया जो इसके इंड्यूसर्स होते हैं और इसके जो अलग इनहिबिटर्स होते हैं वो डिस्कस की गई है। ये ग्लाइकोलिसिस एंड एटीपी फॉर्मेशन है, मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है। तो जो फर्स्ट टू स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में एक जैसे होते हैं। सही है जी, दोनों में एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये फर्स्ट नंबर जो स्टेप है -1 एटीपी -1 एटीपी, तो वो दोनों में सेम है। दूसरा नंबर जो स्टेप है -1 एटीपी एंड -1 एटीपी, ये भी दोनों में सेम है। अब जो एरोबिक में +6 एटीपी दिखाया गया है तो ये क्या है, ये हमने वहाँ पे आपको बता दिया था रिएक्शंस में कि NADH की प्रोडक्शन होती है और ये NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है और एक NADH जो है ये 3 एटीपी के प्रोडक्शन करता है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH की प्रोडक्शन होती है, तो ये 2 NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहाँ पे 6 एटीपी की प्रोडक्शन करता है। सही है जी। तो यहाँ पे +6 एटीपी इसलिए लिखा गया है और जो एनारोबिक है उसमें NAD नहीं होता तो उसमें ग्लाइकोलिसिस की जो फर्दर स्टेप्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, वहाँ पे फिर वो NAD एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, वो इसमें नहीं होता। तो इसलिए इसमें ये नील दिखाया गया है। तो और जो नेट प्रोडक्शन होते हैं तो इसमें +2 एटीपी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है और +2 एटीपी अनदर स्टेप में प्रोड्यूस होता है। इस तरह से सेम जो एरोबिक रिस्पायरेशन इसमें +2 एटीपी 7 नंबर स्टेप में प्रोड्यूस होता है और +2 एटीपी रिएक्शन नंबर 10 में प्रोड्यूस होता है। तो ये +2 एटीपी जो है ये पहले से जो स्टेप होते हैं हेक्सोकाइनेज का और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो ये +2 एटीपी वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, तो ये रह जाते हैं हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी। इसी तरह से एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी एनर्जी की प्रोडक्शन तो 4 एटीपी की होती है, लेकिन 2 एटीपी पहले से यूज़ हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं। तो नेट गेन जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी की होती है ग्लाइकोलिसिस में, और जो
एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 8 एटीपी की प्रोडक्शन होती है पूरी ग्लाइकोलिसिस में। ये पूरे स्टेप्स हैं, ये आप लोग देख लें कि किस तरह ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये फर्दर स्टेप है सारी, ये आप लोग खुद देख लें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने सारे वन बाय वन आपको डिस्कस करके बता दी है। ऐसे ही जी, ये कुछ निमोनिक्स हैं, ये निमोनिक्स आप खुद लोग जो है ये याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छी निमोनिक्स है। आप लोगों को मेमोराइज़ करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा।